हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में और केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग स्टडी किए हुए थे। आज हम लोग जानेंगे कि एटम्स क्या होता है। एटम को सबसे पहले प्रपोजल देने वाले कौन थे, कौन साइंटिस्ट थे, उनका थ्योरी क्या था। जैसे डाल्टन थे जो पहली बार बताए हुए थे कि एटम होता है। और हम लोग इस चैप्टर में एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, मास नंबर, एवरेज एटॉमिक मास आज हम लोग कवर करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6। तो सबसे पहला हेडिंग लगाइए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो बच्चों, डाल्टन 1808 ईस्वी में ये अपना थ्योरी दिए हुए थे। इन्होंने कहा था कि जितने भी सारे सब्सटेंस हैं, जितने भी सारे मैटर हैं, वो सारे मैटर्स एक छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसे उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल कहा। कि उन्होंने कहा कि मैटर का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। जैसे कोई बिल्डिंग, एक एक ईंटा से जोड़ करके एक बिल्डिंग बनाया जाता है, एक एक ईंट जोड़ करके, तो एक ईंट जो हुआ वो एटम की तरह काम किया बिल्डिंग के लिए। लेकिन वो ईंट किससे बना हुआ है? वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिसे एटम कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु के बारे में, एटम के बारे में सबसे पहले सुझाव देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने अपना प्रपोजल दिया, ये एक फिलोसफर थे, इन्होंने प्रपोजल दिया कि जितने भी सारे मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको नाम दिया इन्होंने एटम। तो इनका जो थ्योरी था बच्चों, इनका थ्योरी आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। यानी जितने भी तरह के सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे कण से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिन्हें एटम कहा जाता है। जैसे हम बात करें एग्जांपल के लिए कि आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा लें, आयरन एलिमेंट है। इस आयरन में आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, जिसे एटम कहा जाता है। जिस समय में डाल्टन ये थ्योरी दिए हुए थे, उस टाइम में एटम को इनविजिबल बताया गया था, है ना, इंडिविजिबल बताया गया था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, ये किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। जैसे आप कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा लें, कॉपर एलिमेंट है, और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं, छोटे छोटे एटम्स। ये Cu का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए तो बच्चों, ये एटम वर्ड जो है, ये एटम वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, और इसका मतलब होता है अटोमियो। अटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब बच्चों है यहाँ पे कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, ऐसा डाल्टन बोले हुए थे। हालांकि ये थ्योरी बाद में गलत साबित हो गया, क्योंकि एटम के अंदर में भी बहुत कुछ होता है। आपको मालूम होगा, एटम के अंदर में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये पहली बार डाल्टन दिए हुए थे। डाल्टन पहले सुझाव देने वाले थे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा जाता है। इनडिविजिबल का मतलब जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा बच्चों, इन्होंने थ्योरी दिया कि एक एलिमेंट का जितना भी एटम्स होता है, जैसे हम आयरन के एटम की बात करें तो जितने भी सारे आयरन के एटम्स होंगे, परमाणु होंगे, उस सारे का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा, शेप और साइज भी सेम होगा। यानी ये सेम साइज के, आइडेंटिकल साइज के होते हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं। जैसा एक एटम का बिहेवियर होगा, दूसरा एटम का भी प्रॉपर्टीज, बिहेवियर उसी तरह होगा। यानी किसी भी एक एलिमेंट का ले, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर identical with same shape and properties। इन्होंने कहा
कि किसी भी एक एलिमेंट का जितना भी एटम्स होगा वो उसका जो साइज होगा यानी सेम होगा, वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल माने क्या होता है? सेम होते हैं, यानी उनका प्रॉपर्टीज भी सेम, शेप का भी होगा, आकार भी सेम होगा और उसका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। जैसे यहाँ पर आयरन की बात करें तो आयरन के एटम्स, सारे एटम्स का जो साइज होगा वो सेम होगा, इसका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, गुण भी सेम होगा। Cu के एटम्स की बात करें तो Cu के प्रत्येक एटम जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम साइज के होंगे। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट की बात की जाए, जैसे कॉपर ले लें, यहाँ पे आयरन ले लें, तो कॉपर और आयरन के जो एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे। हो सकता है इनका साइज डिफर करे, इनका प्रॉपर्टीज डिफर करे, और करता भी है। तीसरा बच्चों इन्होंने कहा कि दो एटम जब कंबाइन करते हैं, दो एटम जब कंबाइन करते हैं तो ये एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। दैट इज, ये बोले कि टू और मोर एटम्स, दो या दो से अधिक एटम्स जो होंगे, टू और मोर एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। यानी बच्चों दो या दो से अधिक एटम जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, यानी यौगिक बनते हैं। अगला थ्योरी इन्होंने दिया कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ ये कंबाइन करके, हो सकता है इनका प्लेस चेंज कर जाए, ओरिएंटेशन चेंज कर जाए, या तो एक अलग तरह का कंपाउंड बनाते हैं दो एटम्स मिल करके। यानी इन्होंने कहा कि इन अ केमिकल रिएक्शन, atoms can neither be created, ना ही एटम को आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसके बर्बाद कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन में एटम कंजर्व होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्व होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पोस्टुलेट्स था डाल्टन का, इसे नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हो गया। ये थ्योरी गलत कैसे साबित हो गया? तो जब जे थॉमसन आए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। उस समय से एटम का मॉडल चेंज हो गया। फंडामेंटल पार्टिकल मैटर का एटम कहा जाता था, लेकिन एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो एटम जिस चीज़ से बना हुआ है उसे भी फंडामेंटल पार्टिकल बोलेंगे। यानी एटम का भी फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एटम के बारे में डिटेल्स स्टडी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दूसरा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ छोटी सी जानकारी चाहिए एटम के बारे में। क्लियर है? अब मैं बच्चों बताने जा रहा हूँ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम जो होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल मतलब होता है बच्चों कि मौलिक इसका शुद्ध हिंदी होता है, लेकिन आप इसे बोल सकते हैं कि बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन। यानी कि एटम जो होता है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो एटम में बच्चों अभी का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें आपने पढ़ा होगा कि एटम के बीच में होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये दो चीज़ होता है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। और ऑर्बिट होता है, जो एटम के बाहर में ऑर्बिट होता है उसमें चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो बच्चों ये एटॉमिक मॉडल आप 9th क्लास में 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और एटम के चारों तरफ, उसमें ऑर्बिट में उसके चारों तरफ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। तो ये थ्योरी आजकल यही थ्योरी चल रहा है। जब डाल्टन अपना थ्योरी दिए हुए थे जो एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो जे थॉमसन ने उस थ्योरी को गलत साबित किया कि एटम के अंदर भी कोई पार्टिकल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। तो ये थ्योरी जो डाल्टन दिए हुए थे
1808 में, वो 100 साल तक लगभग थ्योरी ये चलता रहा। सब मानते रहे ऐसा कि नहीं, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों अब फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन हो गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन हो गया जिसको E- से डिनोट करेंगे, प्रोटॉन हो गया जिसे P+ से डिनोट करेंगे, और न्यूट्रॉन हो गया। 3 पार्टिकल जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो एटम को बनाते हैं। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में जानना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप इसे नोट कर लें, मैं आपको बताता हूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो अगला हेडिंग लगाइए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बच्चों Z से डिनोट किया जाता है। इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही कहा जाता है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसे ही कहा जाता है एटॉमिक नंबर। दैट इज आप एटॉमिक नंबर बराबर लिख सकते हैं Z, और Z कितने के बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी P के बराबर होगा। ये एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन है। तो फॉर अ न्यूट्रल एटम क्या होगा, फॉर अ न्यूट्रल एटम का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें ही ना ही कोई इलेक्ट्रॉन एंट्री किया है और ना ही उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर। तो न्यूट्रल एटम के लिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, यानी दोनों के नंबर सेम होते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ, यदि 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 प्रोटॉन भी होंगे। तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज की संख्या जितनी है उतनी नेगेटिव चार्ज की संख्या है। तो इसे कहा जाएगा कि एटम न्यूट्रल है, यानी टोटल चार्ज 0 हो गया, जितना प्लस है उतना माइनस भी है, तो इसे न्यूट्रल। टोटल चार्ज अगर 0 हो गया इसका मतलब है कि एटम न्यूट्रल है। और न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो बच्चों अब पढ़ते हैं कि Z का जो वैल्यू होगा, एटॉमिक नंबर का जो वैल्यू होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, और न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। अगला हेडिंग लगाइए मास नंबर क्या होता है। मास नंबर को बच्चों A से डिनोट किया जाता है। ये मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में और न्यूट्रॉन जितने होते हैं उस दोनों का जो सम होता है उसे कहा जाता है मास नंबर। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उस दोनों के सम को कहा जाता है, उस दोनों के जोड़ को कहा जाता है मास नंबर। मास नंबर को बच्चों A से डिनोट करते हैं, और A इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस दोनों के सम को कहा जाता है मास नंबर। अब मैं इस पे कुछ एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, Z का वैल्यू P के बराबर होता है और A का वैल्यू P+N के बराबर होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कि किसी भी एटम को ऐसे दर्शाया जाता है कि उसमें एटॉमिक नंबर भी हो और मास नंबर भी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी एटम है, सपोज कीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8 होता है, हम लोग पढ़े भी होंगे, और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 16। तो एटॉमिक नंबर को यहाँ लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और ऊपर में लिखते हैं मास नंबर। मास नंबर कितना हो गया 16। तो कोई भी एलिमेंट को, जैसे आप कार्बन लिखिएगा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर 12 होता है। तो एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। तो कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट सपोज कीजिए कोई एलिमेंट है x, तो x में एटॉमिक नंबर इधर लिखेंगे और मास नंबर हम लोगों को यहाँ लिखते हैं। A का मतलब मास नंबर है।
आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिए, ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन और जेड का वैल्यू होता है पी के बराबर। ये दोनों फॉर्मूला है, इससे ढेरों क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इस पर। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इससे बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक नंबर भी दे दिया है और मास नंबर भी दे दिया है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो इसमें ऑक्सीजन जो दिया हुआ है, गिवन एलिमेंट जो है 8 और 16 ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या होता है बच्चों, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, जिसे आप जेड से नोट करते हैं, यानी जेड का वैल्यू 8 के बराबर हो गया। और यहाँ पे जो है ये मास नंबर है 16, ए इक्वल टू 16 दे रखा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 8 और मास नंबर हो गया 16। तो यहाँ पे अगर ए का वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए, पी प्लस एन होता है, ए का फॉर्मूला पी प्लस एन होता है, तो पी प्लस एन इक्वल टू 16 हो गया, जिसमें पी का वैल्यू आपको मालूम है 8 और प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला जा सकता है 16 माइनस 8, दैट इज आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। अगर हम लोग बच्चों शॉर्ट टिप्स यूज करें, शॉर्ट टिप्स कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें, तो आप जानते हैं कि एच ए का वैल्यू जो होता है या पी प्लस एन का जो वैल्यू होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप एन का वैल्यू यदि निकाल रहे हैं तो एन बराबर हो जाएगा ए माइनस पी, और हम लोग जानते हैं कि ए माइनस पी का जो वैल्यू होता है वो जेड होता है। ठीक है, अगर आपको दे दिया डायरेक्टली कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है, यानी ये जेड का वैल्यू हो गया, ये ए का वैल्यू हो गया, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो डायरेक्ट ये मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, दैट इज ऊपर वाला नंबर जितना दिख रहा है आपको उसमें से छोटे वाले नंबर को घटा दीजिए, दैट इज 8 हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ गया आपको, मान लीजिए कार्बन 614 में यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, n इक्वल टू वाट, तो आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, 14 में से 6 को घटा दीजिए, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो बच्चों इस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग कर भी सकते हैं। एनसीईआरटी में भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्सरसाइज में। तो बच्चों इसे नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है, ये फार्मूला है। अब पढ़ते हैं बच्चों कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास ये क्या होते हैं, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। बच्चों एटम का मास निकालने का, जो एटम चूंकि बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग इसे देख भी नहीं सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये पॉइंट डाल दूं और इसमें आपसे पूछूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो इसमें करोड़ों एटम्स होंगे। अब सोचिए इसमें करोड़ों एटम्स है तो एक एटम का साइज कितना होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो बहुत ही छोटा होगा तो उसका मास कैसे निकाला जाए। तो देखिए एक्चुअली क्या था, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें एटॉमिक मास की बात करें, तो बच्चों एटॉमिक मास जो होता है ना, किसी भी एटम का, एक एटम का मास कितना होगा। तो पहले ऐसा था, पहले क्या जानकारी थी, एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, और उसका मास निकालना पहले ऐसा कोई टेक्निक नहीं था, नो टेक्निक टू डिटरमाइन द मास ऑफ द एटम। एक एटम का मास कैसे निकाला जाए, नो टेक्निक, कोई टेक्निक नहीं था ऐसा, नो टेक्निक टू डिटरमाइन मास ऑफ एटम। पहले ऐसा नहीं था। जिस समय में एटम के बारे में जानकारी दिए थे डाल्टन, उस टाइम से लेकर के मास एटम का मास निकालने का कोई टेक्निक नहीं था, कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं था। लेकिन अब क्या है बच्चों कि अब एटम का मास निकाला भी जा सकता है। तो पहले क्या किया गया होगा एटम का मास निकालने के लिए, तो क्या किया साइंटिस्ट ने, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट को खोजा कि सबसे छोटा एटम किसका है। तो पता चला कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट एटम। लाइटेस्ट एटम का मतलब होता है सबसे हल्का।
सबसे हल्का एटम कहा गया कि इसे एटम जो होता है हाइड्रोजन का वो सबसे छोटा होता है और जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे छोटा होता है। तो इन्होंने क्या किया कि मास ऑफ वन एटम जो मान लिया, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उसमें एक एटम का जो मास माना वो 1 माना, विदाउट यूनिट। कोई यूनिट नहीं था कि 1 kg होगा कि 1 ग्राम होगा, ऐसा कोई यूनिट नहीं था, विदाउट यूनिट। ऐसा इसलिए किया गया बच्चों क्योंकि यहाँ पे यदि हम हाइड्रोजन को 1 मान लें तो अब हम लोग इसको रेफरेंस मानेंगे। रेफरेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मुझे निकालना है कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होगा। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालने के लिए इसको कंपेयर किया जाएगा हाइड्रोजन के एक एटम से कि ये हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। तो मान लीजिए ये ऑक्सीजन का जो निकाला गया तो वो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास निकला वो 16 निकला, लगभग 16। इसका मतलब है 16 का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन से ये कितना गुना भारी है, 16 टाइम्स इसका वेट ज़्यादा है, यानी इसका मास जो है वो 16 टाइम्स ज़्यादा है, 16 गुना ज़्यादा है। तो इसको रेफरेंस मान के, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के, और जितने भी सारे एलिमेंट थे जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है, 14 टाइम्स भारी है, वेट मास इसका है 14 टाइम्स, 14 गुना भारी है। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन का 14 हो गया। तो पहले जो एटॉमिक मास यूज किया जाता था वो बिना यूनिट का, लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, नाउ अब क्या है, ये बिफोर की बात किया है, बिफोर। नाउ अब आज के कंडीशन में क्या होता है कि आजकल के युग में हम लोग के पास बहुत सारा टेक्निक्स है जिससे हम लोग एटम्स का मास निकाल सकते हैं। उसमें से एक टेक्निक है, एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री से हम लोग किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोमेट्री जब आया, जब अब कंडीशन लिया गया तो हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के नहीं लिया गया, अब इसमें कंडीशन ला दिया कि अब कार्बन एटम को रेफरेंस मानेंगे, क्योंकि कार्बन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास जो आ रहा था वो 12 आ रहा था, एग्जैक्ट एटॉमिक मास 12 आ रहा था। और मान लीजिए कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, तो इस 12 को क्या किया, क्योंकि हाइड्रोजन का जब एटॉमिक मास निकाला गया तो एग्जैक्टली 1 नहीं आ रहा था, वो कुछ और आ रहा था, कुछ 1 से वैरी कर रहा था, लेकिन कार्बन का एग्जैक्टली 12 आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट सब क्या किया कि 12 को 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों कितना मिल जाएगा मुझे, 1। अब हम लोग देखेंगे इस 1 से कंपेयर करना इजी होता है, 12 से कंपेयर करना इजी नहीं है। जैसे मैं पूछ दूं आपको कि 1 से कितना गुना 100 है, 1 का कितना गुना 100 है, तो आप बोलोगे 100 गुना है, 1 को 100 से गुना करो 100 हो जाएगा। तो 1 से कंपेयर करना। यदि मैं आपसे पूछूं कि 12 का कितना गुना 144 है, 144 है, तो आपको डिवाइड करना होगा, 12 में 144 होता है, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ डिवाइड करना पड़ा। लेकिन अगर मुझे कार्बन 12 मिला, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो क्यों ना हम लोग कार्बन 12 को क्या कर दें, इसके मास को 12 से डिवाइड कर दें और इससे देखें कि इससे कितना गुना भारी कोई एलिमेंट है या इससे कितना गुना मास किस एलिमेंट का है। तो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट्स जब लिया गया, इससे कितना गुना कोई एलिमेंट भारी है। जैसे मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का आया एटॉमिक मास 16, इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक मास 16 होने का मतलब हुआ कि कार्बन 12 का जितना मास है उसके ये 12वें भाग के, कार्बन के एटम के मास जो होगा, कार्बन के एक एटम का मास, उसके 12वें भाग से ये 16 गुना भारी है ऑक्सीजन, इसीलिए इसका एटॉमिक मास 16 होगा। तो अब बच्चों रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया गया है। रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देने का मतलब कि अब कार्बन 12 को यहाँ पे रेफरेंस माना गया, ठीक है। तो यहाँ क्या माना गया ये देखिए, तो डिफाइन किया गया AMU, यहाँ पे यूनिट दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्टकट में बच्चों AMU बोलते हैं। AMU क्या है, 1 AMU कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। तो 1 AMU का जो वैल्यू होता है बच्चों, ये 1/12 पार्ट होता है, 1/12वां भाग किसका, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो कार्बन के एक एटम का मास 12 है, तो उसके 12वें भाग का, उसका जो 12वां भाग होगा, मतलब इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसे कहा गया 1 AMU। क्या कहा गया, 1 AMU, ठीक है। तो बच्चों इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लें।
तो अब मैं बताता हूं बच्चों कि एक एएमयू किसके बराबर आया, एक एएमयू किसके बराबर आया। तो बच्चों कार्बन का जो 12 पार्ट का जब मास निकाला गया एक एटम का, तो 1 एएमयू का जो वैल्यू आया वो आया 1.66056 इंटू 10 डेज माइनस 24 ग्राम, ये वैल्यू आया। ये 1 एएमयू का वैल्यू है। तो 1 एएमयू का ये जो वैल्यू आया, तो अब इसको कहा गया इतना ग्राम को 1 एएमयू माना गया, ठीक है। उस हिसाब से अगर हाइड्रोजन एटम का एएमयू में मास निकाला जाएगा तो वो कितना होगा, ये देख सकते हैं आप। देखिए कैसे। तो अगर हम लोग बात करें एग्जांपल के लिए, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एएमयू, ये आता है लगभग बच्चों 1.008 एएमयू, ठीक है। ये कैसे आता है? तो लगभग जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, एक एटम का जो मास होता है, एक एटम का मास, एक एटम का वो होता है लगभग हाइड्रोजन एटम का मास 1.676 इंटू 10 डेज माइनस 24 ग्राम। ये और भी वैल्यू आता है इसके बाद, लेकिन अप्रॉक्स यही होता है 1.676 इंटू 10 डेज माइनस 24 ग्राम। तो इसको एएमयू में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। यूनिटरी मेथड क्या है कि 1.66056 इंटू 10 डेज माइनस 24 ग्राम का जो मान होता है वो 1 एएमयू होता है, उसी को 1 एएमयू बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये कार्बन 12 के 12वें भाग का मास है, कार्बन 12 के 12वें भाग का मास है, तो 1 एएमयू इसको बोलते हैं। तो 1 ग्राम कितना एएमयू के बराबर होगा आप समझ सकते हैं। तो 1 ग्राम हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 1.66056 इंटू 10 डेज माइनस 24 एएमयू के बराबर होगा 1 ग्राम। ओके, अब आप निकाल सकते हैं कि इतना ग्राम, यानी हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है 1.676 इंटू 10 डेज माइनस 24 ग्राम का वैल्यू कितना होगा एएमयू में। तो आप क्या करोगे, 1 बाई 1.66056 इंटू 10 डेज माइनस 24 और यहाँ लिख देंगे इतना ग्राम का वैल्यू कितना होगा, तो 1.66 इंटू 10 डेज माइनस 24। अब इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, तो ये लगभग 1.008 एएमयू के बराबर आता है। उसी तरह जब ऑक्सीजन का मास एएमयू में निकाला गया, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एएमयू, तो ये वैल्यू लगभग लिखना 15.99 एएमयू, 15.99 एएमयू। तो बच्चों इस तरह से हम लोग एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं, यानी ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास का मतलब हो गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास का मतलब हो गया, एटॉमिक मास का मतलब हो गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, एन एलिमेंट। किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना है, उसको बोला जाता है एटॉमिक मास। ओके, तो अब जो बच्चों एएमयू नहीं यूज किया जाता है, अब एएमयू नहीं यूज करके अब यूज किया जाता है यू। यू का मतलब होता है यहाँ पे यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का मास लिखे हम लोग, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो मतलब ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे मास हो गया, तो ये लगभग लिखेंगे 15.99 एएमयू होता है, तो इसे यू लिख दिया जाता है। यू का मतलब एएमयू ही होता है और ये यूनिफाइड मास कहलाता है। तो ये बच्चों हो गया कि एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, इसे नोट कर लें। अब बच्चों हम लोग समझेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अब समझते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर मास। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपल सी बात है, ये मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, पूरे मॉलिक्यूल का मास, पूरे मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, जब 2 एटम कंबाइन करते हैं, कोई बॉन्ड बनता है तो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड बनेगा मतलब मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे मान लीजिए आपको H2O दिया गया, H2O के का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें 2 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, इसमें हाइड्रोजन एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है, यानी 2 एटम कंबाइन करके H2O बना रहा है, यानी ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। अब इसका टोटल मास कितना होगा, तो आप क्या करो, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, जितने भी एटम प्रेजेंट है, उस सारे एटम का मास जोड़ लो, तो
तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास के बराबर। यानी एक मॉलिक्यूल ये H2O का 1 मॉलिक्यूल हुआ। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं, मतलब 3 एटम हुए टोटल। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम का जितना मास होगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, दोनों का सम। यानी हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ मास ऑफ all atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल में जितने भी मास प्रेजेंट हैं, एक मॉलिक्यूल में जितने भी मास यानी एटम्स प्रेजेंट हैं, उनका मास का सम क्या होगा, उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। एग्जांपल के लिए अगर आपको बोल दे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O का मॉलिक्यूलर मास आप डिफाइन कीजिए, कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अभी निकाले हुए थे हम लोग, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे 1.008 U, और ऑक्सीजन का जो होता है बच्चों वो 15.99 U होता है। तो इस दोनों का वैल्यू डालिए आप। देखिए हाइड्रोजन का होता है 1.008, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है ना, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एटम का मास निकल जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 15.99, इतना U, ये टोटल U के बराबर होगा, मतलब इसका यूनिट U होगा। आप इसे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 8 2 16, 2.016 प्लस 15.99 U। तो आप इसे ऐड करोगे तो 6 9 1 10, 9 1 10 और 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 18.006 U आएगा। ये हो गया H2O का, ये मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हुआ, ये H2O का मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो बच्चों अगर हम लोग मास नंबर को बेस मान के चले, मास नंबर को, तो मास नंबर जो होता है वो U से अलग होता है, उसमें पॉइंट नहीं होते हैं मैक्सिमम में। जैसे आपको अगर एवरेज अगर आपको निकालना है कि मास नंबर किस एलिमेंट का कितना होगा, तो आप उसके एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। ऐसा सभी में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स में ऐसा होता है कि 2 गुना होता है, एटॉमिक नंबर का 2 गुना हो जाता है मास नंबर। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका मास नंबर पूछेगा, मास नंबर, तो ये 16 होता है लगभग। ये सारे के लिए सब नहीं होता है। जैसे सोडियम के लिए ऐसा नहीं होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो आपके हिसाब से इसका मास नंबर होना चाहिए 22, लेकिन नहीं 23 होता है ये, ठीक है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो 2 गुना कर दीजिए, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए और भी मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखिए। अभी से आप मोल कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मोल कॉन्सेप्ट में आपको मोल जब निकालते हैं हम लोग, तो वहाँ पे मास नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या मॉलिक्यूलर वेट, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मास नंबर के हिसाब से देखें, अगर आपको बोलेगा कि क्वेश्चन है कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा CO2 का, तो बच्चों कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो 16 होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का एक एटम है और कार्बन के एक एटम का मास 12 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो होता है वो 16 होता है, इंटू कितना हो जाएगा 2, दैट इज हो जाएगा 12 प्लस 32, दैट इज आप 44 लिख सकते हो। बच्चों यहाँ 44 अगर ग्राम डाल देते हैं, 44 ग्राम डाल देते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा वो। तो मोल कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग, इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और यदि आपको यू में निकालना है तो उसके लिए आपको सारे का मास जो है वो यूनिफाइड मास के फॉर्म में रखना होगा। जैसे कि एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल है इसी में, मॉलिक्यूलर मास के बाद आप देखिएगा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है बच्चों। इसका आप खुद से ट्राई करें कि ये कैसे निकलेगा। बुक में भी दिया हुआ है, कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का सबका दिया हुआ है, आप इससे निकाल सकते हैं। बच्चों इसे नोट कर लें, और भी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, आप उसे पढ़ें। वीडियो सही आ रहा है। तो बच्चों इसे नोट कर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो उससे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि
आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, तो हेडिंग लगाइए आइसोटोप्स। ये आप पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लास में भी। इसको शायद बच्चों हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक या जो भी बोलते हो आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है बच्चों कि ऐसा दो एलिमेंट या ऐसा दो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। क्या बोला मैंने कि एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम दो एलिमेंट का, एंड मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है 6, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि कार्बन का मास नंबर क्या क्या हो सकता है, मास नंबर या एटॉमिक मास क्या हो सकता है, यहाँ पे आप मास नंबर भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एटॉमिक मास डिफरेंट लिख सकते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट। बच्चों कार्बन जो है वो प्रकृति में 3 रूप में पाया जाता है, यानी कार्बन का जो मास नंबर है या एटॉमिक नंबर है कार्बन का, ये 12 भी हो सकता है, कार्बन 13 भी हो सकता है और कार्बन 14 भी एटॉमिक मास ऐसा एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए हम कोई कार्बन का एक टुकड़ा लें, ठीक है, कार्बन का टुकड़ा, तो इस कार्बन में सिर्फ कार्बन 12 ही नहीं होते हैं, जिसका एटॉमिक वेट 12 होता है उतना ही नहीं होता है, इसमें ये तीनों होता है, कार्बन 12 भी, कार्बन 13 भी, कार्बन 14 भी। तो उसमें परसेंटेज जब देखा गया कि कार्बन 12 कितना है, कार्बन 13 कितना है, कार्बन 14 कितना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये जान लें कि आइसोटोप्स हो गए, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। ये आइसोटोप, कार्बन का आइसोटोप्स होगा कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ऐसे बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। तो हम लोग स्टडी करेंगे आइसोटोप्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। तो इसमें आइसोटोप्स की बात अगर करें तो एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही होगा, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब बच्चों बात यहाँ ये है कि इसमें कार्बन में एक कार्बन जो मतलब कार्बन का टुकड़ा होता है उसमें कितने परसेंट जो है ये कार्बन 12 मौजूद है, कितने परसेंट कार्बन 13 और कितने परसेंट कार्बन 14, यानी एक ही कार्बन के का जो तत्व होगा उसमें ये तीनों मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों कार्बन का जो परसेंटेज होता है, अगर परसेंटेज की बात करें तो एक कार्बन का यदि टुकड़ा लिया जाए तो उस कार्बन के टुकड़े में कितना परसेंट कार्बन 12 होगा, तो लगभग 99.998% लगभग कार्बन 12 होते हैं। ये डाटा हो सकता है मैच थोड़ा बहुत मैच नहीं भी करे, आप इसे इग्नोर कीजिएगा, बट इतना परसेंट होता है। मैं ये बताऊंगा कि एवरेज एटॉमिक मास कितना कैसे निकाला जाता है। तो और ये जो होता है बच्चों ये लगभग 1.00 समथिंग होता है, ये 1% लगभग के बराबर होता है। और ये जो बच्चों होता है ये कार्बन 14 जो होता है ये लगभग 2 × 10⁻10% होता है। मतलब एक कार्बन का अगर टुकड़ा लिया जाए तो इसमें कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 13 भी होगा, कार्बन 14 भी होगा। तो अगर मास की बात की जाए तो ये कार्बन 12 का मास लगभग 12 होता है, लगभग 12 मान लें क्योंकि बुक सब में 12.000 समथिंग दिया है। इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है इसको एवरेज मान लिया 13 होता है और इसको 14 मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि बुक में डिफर करेगा, ये पॉइंट के बाद कुछ भी है, 13 के पॉइंट समथिंग और 14 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। लेकिन एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो अगर हम बात करें एवरेज एटॉमिक मास की, एवरेज एटॉमिक मास की, तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे कार्बन 12, एक ही कार्बन के टुकड़े में कुछ परसेंट कार्बन 12 का है, कुछ परसेंट कार्बन 13 का है, कुछ परसेंट कार्बन 14 का है। तो हम लोग करते क्या है कि कार्बन 12 का जो मास है ये कितना मास होगा, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, और इसका एक एटम का मास 12 है, तो इतना परसेंट एटम का मास कितना होगा। तो बच्चों आप लोग जानते हो, परसेंटेज जानते होगे, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 100 में निकाला जाता है। जैसे आपको 10% बोल देगा तो आप निकालते हो 10 × 1/100, यानी आपको 100 से उसको डिवाइड कर दो। तो देखो बच्चों अगर इतना परसेंट है, इतना परसेंट है 10%, किसी भी चीज़ का 10% कैसे निकालोगे, इसका मतलब है कि एक एटम का मास अगर 12 है तो इतना परसेंट एटम का मास कितना होगा। तो आप क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आप क्या कर दो, पहले कार्बन 12 का जो मास है उसको लिखो प्लस कार्बन 13 का मास और प्लस कार्बन 14 का मास। तो मास कैसे निकालोगे बच्चों, तो एक एटम का मास कितना होगा, तो 99.998% है,
तो भाई 99.998% का जो मास हो, ये परसेंट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, ये डिवाइड कर दीजिएगा 100 से इसको, तो 0.99 हो जाएगा, लगभग 0.99। तो आप क्या करोगे, 0.99 एटम्स है, इतना एटम्स। और ये इसको एक एटम का मास कितना होता है 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके भी परसेंटेज को आप इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी 100 से डिवाइड करोगे तो 0.00100 समथिंग आएगा, या 0.001 कर लो इसको इंटू 13, प्लस इसको भी आप क्या करो 100 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 10 डेज माइनस 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो 10 का पावर, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -10 -2 -12, दैट इज 2 इंटू 10 डेज माइनस 12। तो यहाँ पे एक कार्बन 14 का मास है 14, तो ये 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो सॉल्व करके आएगा वो होगा एवरेज एटॉमिक मास। तो हम लोग यहाँ एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब हो गया कि जितना परसेंट है मास, उस मास को आप कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते जाइए। यानी आप क्या कीजिए, सम ऑफ परसेंटेज ऑफ मास ऑफ इच आइसोटोप्स, जितने भी सारे आपको आइसोटोप्स दिखे उसका मास का जितना परसेंट दिया हुआ है उस सारे का सम निकाल लीजिए, दैट इज ये हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास के बराबर। तो ये बच्चों एवरेज एटॉमिक मास हुआ। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एटॉमिक मास क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है।